हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इस वीडियो के अंदर ये जो मैकेनिज्म है ये वर्क कैसे करता है, इसका क्या पूरा का पूरा सिनेरियो होने वाला है, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शंस जिसमें आपको एग्जाम्स में दिक्कत आ सकती है उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, सबसे पहले अगर हम देखें तो जो टैक्स हमारे पास लगता है, ठीक है, अगर उस चीज़ को आप समझोगे तो किस तरीके से होता है कि भाई एक पर्सन है ए, ठीक है, लेट्स टेक हिम कि भाई ये जो बंदा है ये एक मैन्युफैक्चरर है। ओके, ठीक है, इसने कुछ मैन्युफैक्चर किया और उसके बाद इसने उसको सेल किया बी को। बी जो है वो एक होलसेलर है, उसने आगे जाके लेट्स सपोज सेल कर दिया सी को जो कि एक फाइनल कंज्यूमर है। फाइनल कंज्यूमर, तो ये तो हो गया हमारे पास एक नॉर्मल मार्केट प्लेस जहां पर सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स और ये सारी की सारी चीज़ें यहां पर हो रही हैं। अब इसके अंदर जीएसटी जब एंटर करता है तो कैसे होता है कि भाई मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपए की कोई चीज़ बनाई, ठीक है, उसको उसने सेल किया होलसेलर को, तो वो एग्जैक्ट 100 रुपए की चीज़ अगर है, अगर उसका सेलिंग प्राइस 100 रुपये है तो 100 रुपये के ऊपर उसके ऊपर जीएसटी भी लगेगा। 18 रुपये, 18% के हिसाब से मान लेते हैं कि जीएसटी लग गया। उसने 118 रुपये का बिल बना के 118 रुपये का बिल बना के आगे होलसेलर को सेल कर दिया, ठीक है। अब ये सेल हो जाने के बाद होता क्या है कि भाई बी जो है इसको फर्दर अपनी वैल्यू ऐड करके कि मान लो इसका मार्जिन 100 रुपये में, इसका मार्जिन भी हो गया, इसकी कॉस्ट भी रिकवर हो गई और इसने पैसा भी कमा लिया। आगे अब होलसेलर क्या है, उसको 120 रुपये में बेचेगा, ठीक है, उस पर अपना रेट ऑफ जीएसटी लगा के ऐड करके आगे सेल करेगा। अब यहां पर क्या हुआ, इसने जब इसको 118 रुपये में सेल किया, जब ए ने बी को 118 रुपये के अंदर सेल किया तो 18 रुपये जो जीएसटी की अमाउंट थी वो बी से रिकवर करके बी से उसने 18 रुपये लिए और उसके बाद ए ने गवर्नमेंट को जमा करा दिया, ठीक है। सेम चीज ये करेगा कि भाई जब ये बी आगे सी को चीजें सेल करेगा तो इसने जो भी जीएसटी का रेट लगाया होगा वो जीएसटी का रेट सी से रिकवर करके माइनस में जो 18 रुपये ये ऑलरेडी पे कर चुका है इसके थ्रू गवर्नमेंट तक पहुंच चुके हैं इनडायरेक्टली, तभी इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है कि भाई इसके थ्रू इनडायरेक्टली गवर्नमेंट तक वो पैसा पहुंच चुका है, तो उसको माइनस करके ये बाकी का पैसा गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो ऐसे ये जो पूरा का पूरा साइकिल है, पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है ये चलता रहता है, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका नॉर्मल मैकेनिज्म जिसको हम फॉरवर्ड चार्ज भी कहते हैं अगर हमें उसको रिवर्स चार्ज से कंपेयर करना है तो, ठीक है। अब हम अगर बात करें यहां पर इसी पूरी की पूरी सिचुएशंस के अंदर कि अब आ जाता है बीच में एक आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या होता है कि एक तो है ए, ठीक है, एक है बी। अब अगर इसको बहुत ही इजी टर्म में मैं अगर बनाऊं तो ए जो है वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उसको रिक्वायरमेंट नहीं है रजिस्टर होने की, या फिर उसको रजिस्ट्रेशन लेने से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है कि भाई तेरे को रजिस्टर लेने की जरूरत नहीं है। देखो, 3 सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं, ब्रॉडली स्पीकिंग 3 सिचुएशंस ऐसी हो सकती है जहां पर आरसीएम लगेगा ही लगेगा। वो 3 सिचुएशंस क्या होती हैं? पहली चीज तो कि जो सप्लायर है वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है। दूसरी चीज हमारे पास ये हो सकती है कि भाई जो ऐसी गुड्स ये सेल कर रहा है जिसको नोटिफाई किया गया है कि भाई आरसीएम के अंदर ही ये चीज़ एप्लीकेबल होने वाली है, कि भाई कुछ भी हो ये चीज़ तो भाई आरसीएम के अंदर ही आएगी, इस तरीके से उसको नोटिफाई किया गया है। या कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जिस सर्विस को आरसीएम के अंदर डाला गया है। तो ये ऐसी 3 सर्कमस्टांसेस हैं आपके पास जिन सर्कमस्टांसेस में अगर आरसीएम स्पेसिफिकली यहां पर मेंशन्ड है तो वो चीज़ आरसीएम के अंदर आएगी, ठीक है। अब यहां पर होता क्या है कि देखो, जो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है उसके पास ना तो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, और हो सकता है क्योंकि एक छोटा बिजनेस है तो ना उसके पास इतना मैकेनिज्म हो कि भाई वो रजिस्ट्रेशन ले या फिर वो गवर्नमेंट तक जमा करा पाए। मेन देखो ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट को ये जो 18 रुपये हैं या फिर इस वैल्यू एडिशन पे जो जीएसटी आया था वो गवर्नमेंट को चाहिए, ठीक है। अब चाहे वो बी ए के थ्रू दे या फिर डायरेक्टली बी ही गवर्नमेंट को दे दे, गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ता। तो कुछ चीजों के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, या तो ए के लिए काम आसान करना हो, जो कि मैंने आपको बताया कि एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, या तो ए के लिए काम आसान करना हो या फिर गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज को और कुछ स्पेसिफिक गुड्स को
आरसीएम के अंदर डाल दिया है कि भाई इन केसेस में एक चाहे रजिस्टर्ड पर्सन हो चाहे अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, उन चीज़ों के ऊपर मैं आपके लिए आपकी एप्लीकेबिलिटी लाइबिलिटी बन जाएगी बी की ही, कि भाई गवर्नमेंट को जो पैसा पहले तू इनडायरेक्टली दे रहा था ना, बी जो है पहले जो गवर्नमेंट को पैसा दे रहा था वो ए के थ्रू होके जा रहा था, ठीक है, वो अब गवर्नमेंट कहेगी कि भाई तू ही देगा डायरेक्टली, मुझे ए को परेशान नहीं करना है, दिस इज गवर्नमेंट्स एजेंडा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस के अंदर उसको कहा जाता है आपका आरसीएम कि, और अगर इसको बिल्कुल ही मैं डेफिनेशन के टर्म में बोलूं कि भाई आरसीएम वो चीज है जहां पर जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट की लाइबिलिटी बनती है जीएसटी पे करने की। पे का मतलब अगर हो रहा है तो गवर्नमेंट को पे करने की, जेब से किसके जा रहा है, वो तो भाई पहले भी बी की जेब से जा रहा था और आज भी बी की जेब से ही जा रहा है। जो ये पे वर्ड यहां पर आ रहा है वो पे वर्ड आ रहा है कि गवर्नमेंट को अपने हाथ से कौन दे रहा है। अगर गवर्नमेंट को अपने हाथ से ए दे रहा है तो भाई वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है, और अगर गवर्नमेंट को अपने हाथ से बी खुद दे रहा है तो वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, कि भाई एक तरह से इनडायरेक्ट को डायरेक्ट बना दिया। रिवर्स चार्ज के अंदर इनडायरेक्ट को डायरेक्ट बना दिया कि भाई आपने चीज परचेज करी है, आपने अपनी पेइंग कैपेसिटी दिखाई है, अगर इतनी ही पेइंग कैपेसिटी है तो गवर्नमेंट को भी आप खुद ही दे दो, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ब्रॉडली स्पीकिंग यहां पर ये चीज होती है। आगे हम अब जो एग्जांपल्स समझने वाले हैं, एग्जांपल्स भी हैं और वो चीज़ें भी हैं जो कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर्ड हैं, तो उन चीज़ों को समझने के बाद आपको ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा और बेटर यहां पर समझ में आ जाएगा। आई होप कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये जो ए बी और सी वाला जो सिचुएशन है ये आप समझ गए होंगे, इनडायरेक्टली कैसे पैसा जाता है वो भी समझ गए होंगे, और किस सिचुएशन में डायरेक्टली जाएगा जो कि आरसीएम बन जाएगा ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ें तो हमारे पास एक पॉइंट आता है आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जीटीए जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं, ठीक है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, एजेंसी वर्ड पे फोकस करना है। एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है कि भाई एक गुड्स का ट्रांसपोर्टर है, एक इंडिविजुअल गुड्स का ट्रांसपोर्टर है, तो भाई उसके ऊपर ये जो प्रोविजन जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं वो लगेंगे कि नहीं लगेंगे। तो भाई ट्रांसपोर्टर इज डिफरेंट देन एजेंसी। एजेंसी वो है जिसके पास बहुत सारे व्हीकल्स हैं, बहुत सारी फ्लीट ऑफ व्हीकल्स हैं, ट्रक्स हैं, सारी चीज़ें हैं, तो उसके ऊपर ही ये जो आगे हम प्रोविजन डिस्कस करेंगे वो एप्लीकेबल होते हैं, सिर्फ ट्रांसपोर्टर पे नहीं होते। एग्जाम में ये कंफ्यूजिंग पॉइंट आपके लिए बन सकता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, निशान लगा लो, अलग से इसको मेंशन कर लो अपने नोट्स के अंदर, ठीक है। अब हम अगर बात करें जीटीए की, तो भाई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का जो बिजनेस होता है उनको 2 ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1 ये है कि अगर आपको चाहते हो कि आपके पास मान लो यार एजेंसी है, बहुत सारा एसेट आपका इन्वेस्टेड है, आपके पैसे बहुत सारे खर्चे होते हैं जिसमें आप जीएसटी क्लेम कर सकते हो, ठीक है। यानी कि आप आईटीसी ले सकते हो, जो यहां पर हमने देखा था ये जो 18 रुपए थे, ये जो आप सामने वाले इस बंदे ने इन 18 रुपयों को क्लेम करके आईटीसी की तरह यूज करके बाकी बचे हुए पैसे गवर्नमेंट को जमा कराए थे अगली सेल के टाइम पे, इस वाली सेल के टाइम पे, है ना। तो अगर किसी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को लगता है कि भाई मेरे पास आईटीसी बहुत इकट्ठा हो रखा है, ठीक है, तो भाई मैं खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, मैं फॉरवर्ड चार्ज में ही चलने देता हूं, तो उनको एक ऑप्शन दिया गया है कि आप 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी यानी इन टोटल 12% के रेट से आप जीएसटी पे कर सकते हो। तो उसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपने जो पहले इनडायरेक्टली गवर्नमेंट तक जीएसटी पहुंचाया, बी बन के आपने इनडायरेक्टली ए के थ्रू जो आपने जीएसटी गवर्नमेंट को पहुंचाया है उसको आप इस 12% में से क्लेम कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। तो अगर किसी जीटीए को ये बेनिफिट लेना है तो वो फॉरवर्ड चार्ज में आ सकता है। अदरवाइज अगर आप ये बेनिफिट नहीं ले रहे हो तो भाई इस जीटीए की सर्विस के ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, ठीक है। अब उसके अंदर भी एक कंडीशन है। अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपका जो रेट हो जाता है वो हो जाता है 5%। अब इसका मतलब हुआ क्या? अब जैसे मान लो आप किसी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के पास गए, ठीक है, आप ए है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के पास गया, उसने बोला कि भाई इतना इतना सामान मेरा ऐसे ऐसे ट्रांसफर करना है और यहां पर ये आरसीएम के अंडर कवर हो रहा है, ठीक है। तो भाई अगर 100 रुपये ये चार्ज करेगा, ठीक है, तो भाई अब देखो यहां पर ये तो हुआ प्रोवाइडर, ये तो हुआ सर्विस प्रोवाइडर, ये हुआ सर्विस रेसिपिएंट। अब नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता कि ये बिल बनाता 100 +
105 रुपये का, और 5 रुपये का जीएसटी इससे रिकवर करके आगे गवर्नमेंट को पे कर देता। दिस शुड हैव बिन अ नॉर्मल सिचुएशन, लेकिन क्योंकि हम आरसीएम के अंदर हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यहां पर क्या होगा, बिल तो यही बनाएगा, बिल बन गया आपका 105 रुपये का, ठीक है, बट ये इसको 100 रुपये पे कर देगा। 5 रुपये गवर्नमेंट को जमा कराने की जिम्मेदारी, जो 5 रुपये गवर्नमेंट को देने हैं, इसकी जिम्मेदारी ए के पास ही रहेगी। वो सारा काम करके गवर्नमेंट को वो पैसा जमा करा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यहां पर ये बन गया। आई होप बहुत पेशेंटली हमने इस चीज़ को समझा है और आप यहाँ पर इस चीज़ को समझ गए होंगे। अगर आपको स्टिल कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के इस चीज़ के बारे में क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा और फर्दर डिटेल में जाते हैं। अब अगर स्टडी मैट के अंदर आप इस पॉइंट को देखोगे, चार्ज ऑफ जीएसटी के चैप्टर के अंदर आपको ये चीज़ मिलेगी। इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखो ये तो देखो पूरा का पूरा अगर आप स्टडी मैट पढ़ने लगते हैं तो ये तो है पूरा का पूरा एक्ट वाली लैंग्वेज, ठीक है। ये जो पार्ट लिखा होता है आपका, दिस इज कंप्लीटली एंटायरली एक्ट वाली लैंग्वेज, तो इसको आप स्किप कर सकते हो, थोड़ा सा रीड कर सकते हो, बट इसको स्किप करके जो ये पार्ट शुरू होता है एनालिसिस वाला, यहां पर आप सीधा आओगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये वाला पार्ट, ठीक है। ये जो टेबल है काफ़ी अच्छी टेबल बना रखी है। इस टेबल में ये चीज़ क्या कहती है कि भाई पर्सन लायबल टू पे टैक्स, पे, मैंने आपको क्या बताया, पे की अगर बात आ रही है तो पे करने की बात किसको आ रही है, गवर्नमेंट को, आपस में नहीं, गवर्नमेंट को जो पैसा पे किया जा रहा है वहां पर, यहां पर उस पे की बात हो रही है, ठीक है। अंडर जीटीए सर्विस वेयर रेसिपिएंट इज वन ऑफ द स्पेसिफाइड रेसिपिएंट, ठीक है। तो भाई यहां पर क्या होता है, रजिस्टर्ड जीटीए एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे इटसेल्फ टैक्स, तो भाई वो तो 12% रेट आ गया, 6+6 जो हमने बात कर ली, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड चार्ज लग गया और जो पर्सन है वो जीटीए ही है, वो लायबल हो जाएगा, ओके। अब आता है कि भाई जीटीए डज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन, तो आपका रेट क्या है 5%, जो कि है आरसीएम के केस के अंदर, ठीक है। आरसीएम इसके ऊपर लग जाएगा, तो यहां पर इस तरीके से ये बात हो जाती है आपकी, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाला पॉइंट, ठीक है। अब इसी में जैसे कुछ अगर हम और पॉइंट देखें यहां पर, तो एक आता है आपके पास, ये रहा रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। यहां पर क्या होता है कि अब देखो दो टाइप की चीजें हैं कि भाई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के अंदर और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के अंदर क्या फर्क है। ट्रांसपोर्ट है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ऑब्वियसली आपके पास आती है कि जो आप कंपनीज के लिए जो रॉ मटेरियल आप इधर से उधर ट्रांसफर करते हो या फिर सेल होने वाली चीज़ें इधर से उधर ट्रांसफर हो रही हैं, तो उन चीज़ों को गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के अंदर कवर किया जाता है। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल इज लाइक कि आपने मोटर व्हीकल किसी भी टाइप की, चाहे वो गुड्स के ट्रांसपोर्ट की हो, चाहे वो पर्सनस को इधर से उधर करने की हो, आपने मोटर व्हीकल ही रेंट पे ले लिया। देखो दोनों में फर्क क्या है, अगर मैं जीटीए के अंदर और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के अंदर बात करूं, तो इसके अंदर मेन डिफरेंस क्या है कि जीटीए में आप स्ट्रिक्टली आप एक गुड्स को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाने की सर्विस ले रहे हो, ठीक है। कि आपने इनसे जाके बात करी कि भाई मेरा मुंबई में सामान रखा है, तुम्हारा काम है मुंबई से पुणे में मेरी जो वेयरहाउस है मुझे वहां तक सामान चाहिए, आप पहुंचा दोगे, ठीक है। उसके बाद की आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ड्राइवर का खर्चा, सारी चीज़ें, कॉस्ट ऑफ फ्यूल, ये सब जो भी है वो सब ये देखेंगे, आप एक लमसम में उनको अमाउंट दे देते हो। दिस इज द जीटीए मॉडल ऑफ बिजनेस, ठीक है। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में क्या होता है कि आपने भाई मोटर व्हीकल रेंट पे ले ली कि भाई मुझे तू अपना छोड़, मेरे को तेरे से सामान इधर से उधर मैं अपने हिसाब से कर लूंगा, तू मुझे अपना ट्रक किराए पे दे दे, ठीक है। और उसके बाद मेरे को जैसे करना है मैं वैसे कर लूंगा, तो आप उसको उस ट्रक का रेंट दे देते हो कि भाई दिन का 1000 रुपये बनता है, लेता रहे। अब मैं उस सामान को मुंबई से पुणे 4 दिन में पहुंचाऊं, 5 दिन में पहुंचाऊं, या एक ही दिन में वो चीज़ करके मैं फ्री हो जाऊं, मैं उस हिसाब से उसको रेंट देता रहूंगा, ठीक है। या फिर इसके अंदर अब यहां पर बात हो रही है मोटर व्हीकल की, तो यहां पर सिर्फ ट्रक की बात नहीं हो रही है, यहां पर कार की बात भी हो रही है, ठीक है। ऑफिसेज में कंपनीज जो हैं कार भी रेंट पे ले लेती हैं कि भाई अगर उनका कोई सेमिनार वगैरह या कंपनी का कोई बहुत बड़ा फंक्शन चल रहा होता है कि भाई इनको पता है दूर दूर से अलग अलग ब्रांचेस के एम्प्लॉयज़ को भी आना होगा, तो उनके लिए वो कार रेंट पे भी ले सकती है कि इधर से उधर उनको आना जाना पड़ेगा तो हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक ये पॉइंट भी आ जाता है, ठीक है। अब इस रेंटिंग के अंदर भी चीज़ें अलग अलग टाइप की होती है। रेंटिंग किस किस टाइप की हो सकती है, उसका ट्रीटमेंट भी अलग अलग होगा, उसको हम आगे देखेंगे। अभी आपको मैं सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा इनका बिजनेस मॉडल समझा रहा हूँ,
ठीक है। तो भाई इसके अंदर क्या आता है, रेंट के ऊपर आपने चीज़ दी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पार्ट ये होता है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की बात हुई है, ठीक है, कि भाई आपने जैसे ये मोटर व्हीकल रेंट पे लिया, आपने बोला कि भाई यहां से इस बंदे को वहां तक छोड़ना है, तब तक के लिए वो चीज़ें हैं, उसके बाद वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। दूसरा आपके पास पॉइंट आता है कि भाई कोई रूट फिक्स नहीं है, कोई आपका रास्ता फिक्स नहीं है, आपको बस कि भाई ये चीज़ ले ली है, ये चलती रहेगी, पूरे दिन चलती रहेगी, यहाँ से वहाँ होती रहेगी, सब कुछ होता रहेगा, हमारी जिम्मेदारी है, हम देखेंगे। तो उन दोनों सिचुएशंस में ट्रीटमेंट इज़ डिफरेंट, ठीक है। अब यहाँ पर इसको अगर हम एज अ होल, एज अ लमसम इसको समझें, तो भाई क्या होता है यहाँ पर भी, अगर मान लो सबसे पहले तो पर्सन लायबल टू पे टैक्स अंडर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर सिमिलर है कि भाई जीएसटी अगर 12% से आप दे रहे हो, आपके पास ऑप्शन है, तो आप फॉरवर्ड चार्ज में आ जाओगे। जो पर्सन लायबल टू पे जीएसटी वो जो है वो होगा कौन, जो सप्लायर है। दूसरी सिचुएशन यहां पर क्या आती है, देखो ऊपर वाली सिचुएशन के अंदर क्या था, आपके पास कोई दिक्कत नहीं थी, यहां पर हमने कुछ भी नहीं देखा कि भाई जीटीए कौन है कौन नहीं है। यहां पर मेन चीज आपको क्या देखनी है कि अगर मान लो जो सप्लायर है वो बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा कोई है, वो कंपनी नहीं है, वो एक नॉर्मल कोई इंडिविजुअल है जो अपना रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सॉरी रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का बिजनेस करता है, ठीक है। नॉर्मल इंसान, कोई फर्म भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकती, ठीक है। तो भाई बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा कोई भी है, ठीक है, लेकिन जो रिसिपिएंट है वो बॉडी कॉर्पोरेट है। ध्यान से सुनना कि एक नॉन बॉडी कॉर्पोरेट एक बॉडी कॉर्पोरेट को वो चीज दे रहा है। जैसे कि वो क्या सिचुएशन हो सकती है कि भाई कोई XYZ इंसान है, ए है, एक इंडिविजुअल है, ठीक है, वो ए जो है वो सर्विस दे रहा है किसी कंपनी को, टाटा को, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है यहां पर, ए जो है जो कि एक नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है, वो टाटा जो कि एक बॉडी कॉर्पोरेट है उसको वो सर्विस दे रहा है, ठीक है। तो इस केस के अंदर यहां पर क्या होगा, इस ही केस के अंदर स्पेसिफिकली इन दिस केस आरसीएम लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको सिचुएशन को थोड़ा सा भी चेंज कर देते हैं कि जो सप्लायर है ये ए लिमिटेड है, ये सिर्फ ए नहीं है, ये ए लिमिटेड है, यानी कि ये बॉडी कॉर्पोरेट है। तो सामने कौन है हमें नहीं देखना, सामने टाटा हो, बिरला हो या कोई नॉर्मल इंसान हो, हमें नहीं फर्क पड़ता। अगर सप्लायर ही बॉडी कॉर्पोरेट हो गया तो बात ही खत्म, फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज अब यहां पर पहले केस में कि भाई, अब मैंने आपको ये स्पेसिफिकली क्यों बताया कि भाई अगर हम फर्स्ट सिचुएशन की ही दोबारा बात करें कि ए था, एक नॉर्मल बंदा था, वो अगर बॉडी कॉर्पोरेट को ही दे रहा है तो आरसीएम लगेगा। बट अगर ए जो है वो टाटा को सर्विस ना देके वो बी को सर्विस दे रहा है जो कि बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो भाई उस केस के अंदर फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा, उसके अंदर आपका फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। यही है, इसी तरीके से आपको जो आरसीएम के प्रोविजंस हैं उनको स्टडी करना है। आपको यहां पर 12-15 आइटम्स हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें दी हुई हैं। ये जो डिटेल में पढ़ने वाली चीज़ें हैं ये आपको समझा रहा हूँ, बाकी चीज़ें आपके सामने आएंगी। अभी थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगा जल्दी जल्दी, बट उसके बाद आपको थोड़ा सा तो देखो रटना पड़ेगा, चीज़ों को याद करना पड़ेगा। बट यहाँ पर अगर इस पॉइंट की मैं बात करूँ तो आपको आरसीएम को समझना किस तरीके से है, आपको आरसीएम को याद किस तरीके से करना है, तो वो आपके पास क्या पॉइंट आता है कि भाई सबसे पहले आप ये देखोगे कि सर्विस प्रोवाइडर क्या है, कौन है, ठीक है। पहला स्टेप प्रोवाइडर कौन है। सेकंड स्टेप होगा आपका कि रेसिपिएंट कौन है। अब मेरे साथ साथ रिपीट करने की कोशिश करना कि जो एग्जांपल हमने किया, ट्राई टू रिकॉल इट, ठीक है, कि सर्विस प्रोवाइडर कौन था। पहले एग्जांपल के अंदर सर्विस प्रोवाइडर था ए जो कि था बॉडी, नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट, जो कि था नॉन बॉडी कॉर्पोरेट। चलो भाई हमने ये चीज देख ली। अब अगर, और दूसरे एग्जांपल में वो क्या था, दोनों को साथ लेके चलते हैं। ए लिमिटेड थी जो कि था बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, कॉर्पोरेट। अब पहले केस के अंदर तो, सॉरी दूसरे केस के अंदर क्या होगा कि अगर ये बॉडी कॉर्पोरेट निकल गया तो क्या मुझे आगे देखने की जरूरत है। अगर हम पिछले पूरे के पूरे उस चार्ट को ध्यान से सोच कर देखें कि अगर ए लिमिटेड जो था वो बॉडी कॉर्पोरेट निकल गया था तो क्या मुझे आगे एग्जाम्पल देखने की जरूरत, आगे जो रिसिपिएंट है वो कौन है कौन नहीं, क्या मुझे देखने की जरूरत है। क्योंकि वहां पर क्लियरली ये बात कहता है कि जो अगर आपका जो सप्लायर है वो बॉडी कॉर्पोरेट है तो भाई फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, बात खत्म, आगे कोई इफ एंड बट है ही नहीं,
ठीक है। लेकिन दूसरे केस के अंदर अब हम अगर पहले केस की बात करें, अगर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है तो हम अगले स्टेप पे जाएंगे, यहां पर आगे देखना ही नहीं है, ठीक है। बट पहले केस में हम नॉन बॉडी कॉर्पोरेट के केस में हम अगले स्टेप पे जाएंगे, हम देखेंगे कि रिसिपिएंट कौन है। क्या रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है? ठीक है। अगर रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है, आपका आंसर अगर यस है तो आपका यहां पर आरसीएम लगेगा। अगर आपका जवाब नो है तो आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। इस तरीके से आपको ये जो चीजें हैं ये आपको आरसीएम का टॉपिक समझ के चलना होगा। जितने भी पॉइंट्स इसमें आप करोगे सब में ये इफ बट सिनेरियोज हैं। अगर मन करे भाई एग्जाम में ये टेबल बना लेना पेंसिल से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बेसिकली फिल्टर लगाने हैं। पहला फिल्टर आपको ये देखना है कि मुझे ये देखना है कि प्रोवाइडर कौन है, सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है। एग्जाम में देखो सबसे पहले अगेन यहां ध्यान दो, बिल्कुल ध्यान से सुनना है आपको ये बात। सबसे पहले तो अगर मैं इस मोटर व्हीकल वाले ही पूरे सिनेरियो की बात करूं तो आपको पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई जो एग्जाम में सर्विस प्रोवाइडर दिया हुआ है वो क्या, किस चीज का सर्विस प्रोवाइडर है। क्या वो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल कर रहा है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल कर रहा है, या फिर वो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, या फिर वो आपका यहां पर सॉरी हाँ ये दो ही चीजें बनती हैं, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है या गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, या फिर हाँ सॉरी या फिर कोई गुड्स का ट्रांसपोर्टर है, गुड्स का ट्रांसपोर्टर है। ठीक है। तो भाई यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आरसीएम वाले टॉपिक्स में सिर्फ ये दो कवर्ड हैं। ठीक है। इसको आपको इग्नोर कर देना है, इसको अभी नहीं देखना फॉर आरसीएम पर्पस। ठीक है। इसका क्या करना है वो आगे आपको समझ में आएगा, उसके आप चिंता मत करो। अभी हम सिर्फ इन दोनों की बात करेंगे। एजेंसी याद रखना, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को हम देखेंगे और साथ में रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल को देखेंगे। इन दोनों में से कोई है तो उसके बाद हम जाएंगे कि भाई देखो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के केस में तो आपको रिसिपिएंट कौन है या फिर सप्लायर कौन है ये नहीं देखना है। आपको बस इतना देखना है कि इस एजेंसी ने 12% वाला ऑप्ट किया है खुद फॉरवर्ड चार्ज वाला या नहीं। अगर किया है तो ठीक है, नहीं किया तो आरसीएम है, दैट्स इट। लेकिन मोटर व्हीकल के केस में आपको पहला आपका फिल्टर क्या लगेगा कि प्रोवाइडर कौन है। प्रोवाइडर अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो बात खत्म, फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। प्रोवाइडर अगर नॉट बॉडी कॉर्पोरेट है तो अगले स्टेप पे जाएंगे। अगले स्टेप पे हम चेक करेंगे कि रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है या नहीं है। अगर रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है तो रिवर्स चार्ज लग जाएगा, अगर रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। अगेन इन सिंपल लैंग्वेज, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के केस के अंदर फॉरवर्ड रिवर्स चार्ज अगर लगाना होगा तो मुझे यह देखना है कि क्या कोई नॉन बॉडी कॉर्पोरेट किसी बॉडी कॉर्पोरेट को रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो मैं वहां पर रिवर्स चार्ज लगा दूंगा, अदरवाइज मैं फॉरवर्ड चार्ज लगा दूंगा। ये आपके लिए और सिंपल भाषा के अंदर बात हो गई। इतना डिटेल में जाने का, इतना प्यार से तसल्ली से पढ़ने का पर्पस यही था कि आप आरसीएम का जो एक बेसिक फॉर्मूला है वो समझ जाओ। ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से यहां पर ये पूरी की पूरी बातचीत इसकी हो गई है। अब अगर इसको थोड़ा सा हम आरसीएम के जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर अगर आपकी नजर डलवाऊं तो देखो यार इस टाइप की आपको चीजें यहां पर दी होगी। देखो ये तो है जीटीए वाला पॉइंट। ठीक है। जीटीए जो है अगर इन लोगों को, किसी फैक्ट्री को, किसी सोसाइटी को, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को, या कोई ऐसा पर्सन जो रजिस्टर्ड है जीएसटी में, या फिर कोई एनी कॉर्पोरेट एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, या एनी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, उनमें से किसी को भी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विसेज दे रहा है तो वो आरसीएम में आ जाएगा, अनलेस कि उसने वो 12% वाला स्कीम ना लिया हो तो। ठीक है। ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि भाई कोई एडवोकेट है। ठीक है। एडवोकेट की सर्विसेज है। अगर कोई एडवोकेट है वो अगर किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे रहा है तो उसके ऊपर भी आरसीएम लगता है। ये आपको बस इस तरीके से याद रखना है कि आपको एग्जाम में दिया होगा कि भाई एक कंपनी है उसने एडवोकेट की सर्विसेज ली, तो जब कंपनी का हम टैक्स लायबिलिटी निकाल रहे होंगे तो उसके अंदर ये वाली अमाउंट भी आ जाएगी उसको, क्योंकि कंपनी को ही वो पे करना है। और आरसीएम के अंडर जो टैक्स पे किया जाता है वो गाइज आपको याद रखना है कि वो कैश में ही पे करना पड़ता है आपको। आप उसको आईटीसी से एडजस्ट करके नहीं कर सकते हो, आपको पे ही करना पड़ेगा उसको। ठीक है। उसके बाद आता है आपकी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, अगर वो किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे रही है तो उस पर आरसीएम लग जाएगा। तो ये देखो इस तरीके से आपके पास आइटम्स आएंगी धीरे धीरे। जो मेन था जिसके अंदर आपको बहुत सारी ब्रांचेज थी, चीज़ें थी अलग से समझनी थी, उनको मैंने यहाँ पर आपके साथ कवर कर दिया है। उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो आपकी
इस तरीके से आपको थोड़ा सा क्रैम करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट जैसे आता है कि स्पॉन्सरशिप सर्विसेज है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। जैसे क्या होती है, जैसे आईपीएल के अंदर टी शर्ट्स के ऊपर जो ब्रांड के लोगोज लगे हुए होते हैं, वो जो सर्विसेज है, तो वो अगर किसी बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप को प्रोवाइड की जा रही है बाय एनी पर्सन। अब देखो एनी पर्सन के अंदर सब आ गए भाई, कंपनी भी आ गई, सब कुछ आ गया एनी पर्सन के अंदर। जैसे पर्सन की डेफिनेशन में जो हम पढ़ते हैं तो एनी पर्सन में सब आ गया, यानी कोई भी किसी पार्टनरशिप फर्म को या किसी बॉडी कॉर्पोरेट को अगर स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो भी आरसीएम के अंदर ट्रांजैक्शन कवर हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो भाई इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें हैं। और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है, सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो भाई एनी पर्सन टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ पर भी आपका आरसीएम लग जाएगा। तो इस तरीके से देखो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको बस आपको एक बार रीड करना है, इजीली आपका यहाँ पर चीज़ें हो जाएंगी। एक देखो जहाँ पर पॉइंट थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है ये वाला, इसको आप मार्क कर लेना, इसको आपको ध्यान से याद रखना है कि भाई सर्विसेज सप्लाइड बाय इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स other than a body corporate partnership or limited liability partnership firm to बैंक और NBFC। देखो यहां पर इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, इसका मतलब क्लियर इन्होंने इसमें भी किया हुआ है, बट एग्जाम में इसमें कंफ्यूजन होती है, काफ़ी बच्चों ने ये चीज़ें गलत होती है उनसे कि भाई डायरेक्ट सेलिंग एजेंट लिखा आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि क्वेश्चन में आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि एक कंपनी है, ओके, वो जो है वो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है टू एनबीएफसी एंड बैंक। ठीक है, तो इस पॉइंट का क्या लेना देना है कि इंडिविजुअल डायरेक्ट, अगर कोई इंडिविजुअल है, कोई ए, जिसके जो हमने ए जो बंदा लिया था वो ए है, अगर वो ए डायरेक्ट सेलिंग एजेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किसी एनबीएफसी को या बैंक को, तो भाई उस केस के अंदर तो उसके पास क्या बोलते हैं, आरसीएम लग जाता है। जो एनबीएफसी है, जो बैंक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी सारी की सारी। लेकिन अगर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि एक कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो वहां पर आरसीएम नहीं लगेगा, क्योंकि ये चीज आपको यहां पर बताई गई है। जैसे कि ये देखो कि भाई कोई इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी टू आपका एनबीएफसी या बैंक लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। ठीक है, तो इस तरीके की ये सर्विसेज हैं जो कि आपको याद करनी है। यहां पर ये वाला पॉइंट हुआ आपका कवर। एक पॉइंट और यहां पर आपका बनता है ई कॉमर्स ऑपरेटर का, ओके, उसको मैं अलग से, वो एक सेपरेट टॉपिक है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो एक इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको डेडिकेटेड टॉपिक मिलने वाला है ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर। स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो गाइज। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया है। स्टिल अगर किसी पॉइंट में, वैसे तो जो डाउट वाली चीज़ें थी मैंने समझा दी है, ई कॉमर्स की अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी, तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।